मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 5 का हिंदी व्याकरण है और चैप्टर 3 है शब्द विचार। अब शब्द विचार पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि शब्द कैसे बनता है। इससे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ध्वनि, वर्ण या वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, यानी हम बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, आवाज़ें निकलती है, उसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और शब्द जो है वही वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, शब्द की उत्पत्ति होती है। और सार्थक मेल यानी कि जैसे क, म, जो ल, यानी ये तीनों वर्णों के मेल से ये बना कमल। कमल ये जो हो गया आपका, ये सार्थक मेल हो गया। सार्थक मेल का अर्थ होता है कि जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे वर्णों का मेल जिसका सही सही अर्थ निकले उसे ही हम शब्द कहेंगे। अब शब्द निरर्थक क्या होता है? तो यही तीन वर्णों को अगर हम ल जोर म जोर क कर दे तो ये बन जाएगा लमक। यानी कि ये जो शब्द बना इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, ये हो गया निरर्थक। यानी ये निरर्थक शब्द हो गया और ये सार्थक शब्द हो गए। तो इस तरह से सार्थक और निरर्थक शब्द किसको कहेंगे? तो ये जो बन गया लमक, ये निरर्थक शब्द हो गए। उसके बाद अब विचार करते हैं कि शब्द जो है वह शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शब्द का कोई अर्थ अवश्य होता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं होता है और उसी शब्द को हम निरर्थक कह देते हैं। शब्द भाषा में स्वतंत्र होता है। अगर वही शब्द जब वाक्य में चला जाता है तो उसके स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, लेकिन शब्द जो है वह भाषा में अपने आप में स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर कोई भी वचन का, लिंग का, चाहे कोई संबंधी उस पर ये नहीं रहता है। तो परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं कि विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र रचना को हम शब्द कहते हैं। दूसरी भाषा में हम यह भी कर सकते हैं, बोलचाल की भाषा में, कि वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब देखिए कि शब्द विचार में हम पढ़ेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण। अब यानी कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों को इन्हीं चार आधारों पर बांटा गया है। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार में क्या होता है। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत शब्द अंग्रेजी के सोर्स शब्द का प्राय है। किसी चीज़ का स्रोत वह होता है जहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री से निकलती है। गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी वहीं से निकलती है, कहाँ से? गंगोत्री से। इसी तरह से शब्दों का स्रोत वह भाषा होती है जिसे वह शब्द निकलकर किसी दूसरी भाषा में जाती है। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं, जैसे हिंदी में घृत भी है, घी है, इसके बाद शब्द है अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से बहुत सारे शब्द आए हैं। इस तरह जो शब्द मूल भाषा से आता है, उसी मूल भाषा को, उस शब्द का स्रोत भाषा, यानी जहाँ उत्पत्ति जहाँ से होती है उसको स्रोत कहा जाता है। स्रोत के आधार पर हिंदी के शब्दों का निम्नलिखित भेद होते हैं। यानी कि जिस शब्द का जहाँ से जो शब्द लिया जाता है, कुछ शब्द अंग्रेजी से लिया गया है, जैसे कि पहले वर्ण वाले में पढ़े थे हम लोग, ध्वनि उच्चारण वाले में पढ़े थे, जैसे कॉफ़ी लिखते हैं, कॉलेज लिखते हैं। ये सब शब्द विदेशी भाषा अंग्रेजी भाषा से ली गई है। कुछ भाषा फारसी भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, उसके बाद अरबी भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, संस्कृत से शब्द लिए गए हैं। ये सब शब्द ये जहाँ से लिए जाते हैं उसको हम स्रोत मानते हैं। जैसे कि पहले ही बताएं कि गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री से होती है तो स्रोत गंगोत्री हुई। उसी तरह से शब्दों का भी जिस भाषा से जिसका उत्पत्ति होता है उसको स्रोत कहते हैं। अब हम तत्सम शब्द कहेंगे। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं उसको हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे कि राज्य, विद्या, कर्म, अर्थ, दर्पण,
संधि, स्वागत, राष्ट्र, दयालु, ईश्वर आदि शब्द जो हैं वह तत्सम शब्द है। उसके बाद है तद्भव। जो शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों से बिगाड़ कर अर्थात रूप में परिवर्तन होकर बने हैं उसको हम तद्भव शब्द कहेंगे। और इसके मूल रूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया है, इस पर हम यहाँ नीचे दिया गया है आपके बुक में, यहाँ देख रहे हैं। जैसे गाय को तद्भव शब्द में से तत्सम बना है, गाय को गौ, घी को घृत, मुँह को मुख, आग को अग्नि और नींद को निंद्रा, घर को गृह आदि यहाँ, यानी कि ये संस्कृत से हिंदी भाषा में ली गई है। अब देखिए देशज या विदेशी शब्द, जो शब्द हिंदी की बोलियां ग्रामीण अंचलों यानी बोलचाल की भाषा में गांव घर में से हिंदी में आए हैं, देशज या विदेशी शब्द देशज शब्द यानी देसी शब्द कहलाते हैं, जिसका हम अपने आसपास के वातावरण, हम लोग अपने आसपास से जिस भाषा को पूरे बोली जाती है, जैसे जूता, खिचड़ी, झाड़ू, गरबर, लोटा, पगड़ी आदि शब्द जो है यह देशज शब्द है। यह हम लोग अपने आसपास से ही सीखे हैं, आई है ये शब्द। खिचड़ी, थैला आदि शब्द हो गए। उसके बाद है विदेशी या आगत स्वर। विदेशी आगत स्वर यहाँ हुआ जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से ली गई है उसको हम विदेशी या आगत स्वर कहते हैं। अरबी जैसे कि इसमें अरबी फारसी भाषाओं से कागज़, दफ्तर, चाकू, कैंची, पनीर, मसाला, पिस्ता, पर्दा आदि शब्द आया है। चपरासी, गरीबी, ये सब अरबी फारसी तुर्की से और अंग्रेजी से आए हैं। पहले भी आपको अभी जस्ट बताए हैं, डॉक्टर, टेलीफोन, स्कूल, कॉलेज, टाई, चॉकलेट, ट्रेन, रेल, पेन आदि जो हैं ये सब अंग्रेजी भाषाओं से आए हैं। ये सब विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं जो कि बाहर की भाषा से ली गई है। और देशज जो कि अपनी भाषा, अपनी हम लोग जो आसपास में रहते हैं उसकी भाषा हुई। अब है रचना के आधार पर, यहाँ हम दूसरा नंबर पर चलेंगे। रचना के आधार पर ये रचना मूल शब्द हो गया। ये शब्द सरल, जिसे छोटे सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, मूल शब्द कहते हैं। और जिसको छोटा नहीं किया जा सकता, जैसे आटा, रोटी, चावल आदि हो गए, दूध, चीनी, किताब, कमल, इन शब्दों को और छोटा और सार्थक खंड नहीं किया जा सकता है। कभी कभी कुछ मूल शब्द किसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए उल्लू शब्द समानता अर्थ एक पक्षी विशेष, परंतु समाज में इसका अर्थ मूर्ख के अर्थ के रूप में लिया जाता है। यानी हम लोग बोलचाल में किसी आदमी को उल्लू बोल देते हैं कि ये आप उल्लू हैं, ये उल्लू लग रहा है, यानी क्या, ये मूर्ख, यानी उसका पर्यायवाची समझ लोग बना लिए हैं जो उल्लू का अर्थ मूर्ख होता है। समान, अब देखिए सामान्य मूल शब्द, इस वर्ग में समस्त मूल शब्द आते हैं, जैसे पंखा, दीवार, छत, घड़ी, सोफा, अनार, लौकी, आलू, ये सब शब्द जो हैं ये सामान्य मूल शब्द हैं। उसके बाद है रूढ़ मूल शब्द, किसी विशिष्ट अर्थ के रूढ़ हो जाने पर मूल शब्द, जैसे कि गधा, गाय, बापू। उसके बाद समान अर्थ हो गया, गधा एक प्राणी, गाय एक पशु और बापू पिता। पिता को लोग बापू बोलते हैं। गधा एक प्राणी है और गाय एक पशु है। और रूढ़ अर्थ में मूर्ख, सीधा सरल और महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, यानी जिसका विशिष्ट अर्थ होता है रूढ़ में आ गया। बापू किसको बोलते हैं, महात्मा गांधी को। और गधा किसको, मूर्ख को बोलते हैं, गधा है तू। इस तरह से ये रूढ़ में आ गए। अब यौगिक शब्द, जो शब्द एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और मूल शब्दों में की भांति इसमें यौगिक शब्द भी इसी विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे घरवाली एक यौगिक शब्द है जो कि घर तथा वाली दो शब्दों से मेल से बना है। इस तरह शब्द का समान अर्थ घर की मालकिन होता है, परंतु हिंदी में एक पत्नी के अर्थ में रूढ़ का प्रयोग होता है। यौगिक शब्द जो किसी एक विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे इस दृष्टि में यौगिक शब्द भी दो भेद होते हैं, सामान्य यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द में होते हैं। अब विकार के आधार पर, अब यहाँ तीसरे नंबर पर पहुँचते हैं, विकार। विकार के आधार पर शब्द को दो भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द किसके कहेंगे, तो वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों का रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। जैसे लड़का,
तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, यानी बहुवचन हो जाते हैं। क्या वचन बदलते हैं? तो लड़के, लड़कों। सर्वनाम में तो मैं तुम उसका प्रयोग करते हैं। विशेषण में तो लड़का अच्छा और बुरा उसके लिए प्रयोग करते हैं। क्रिया में तो आना जाना दौड़ना खाना आदि, यानी कि एक लड़का शब्द में कितना परिवर्तन आता है उसके लिए, यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है, उन शब्दों में बदलाव आ जाता है। यानी कि अभी आप देखें कि एक लड़का शब्द लिए उसमें कितना बदलाव आया। और अब अभिकारी शब्द क्या है? तो जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होते हैं वो अभिकारी शब्द कहलाते हैं। अभिकारी शब्दों के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक का निपात आते हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण में अब देखिए कि यहाँ वहाँ कल आज आदि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संबोधन में है, सामने, के ऊपर, के नीचे आदि। संबंध बोधक में इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। समुच्चय बोधक में और या अथवा आदि इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता है कोई भी काल क्रिया के कारण। विस्मयादि बोधक यानी अरे आह उफ आदि शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी कोई परिवर्तन, इसका कोई भी वचन लिंग आदि कुछ नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। निपात यानी कि ही तक भी तो आदि इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अभिकारी शब्द यही हो गया जिसमें कि जिसके अंतर्गत क्रिया संबंध इस सब में कोई बदलाव नहीं आता। संबंध बोधक आदि शब्द आ जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित कितने रूप में बांटे गए हैं? दो रूप में, एकार्थी और एकार्थी शब्द में एकार्थी अनेकार्थी। अब देखिए शब्द का वर्गीकरण कैसे किया गया है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम लोग बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं एकार्थी शब्द पढ़ते हैं जिसका कोई एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची जैसे आग को अग्नि पढ़ते हैं, पावक पढ़ते हैं, बहुत सारा शब्द होता है। या समानार्थी जिसका समान अर्थ हो, दूसरा शब्द आता है लेकिन उसका अर्थ पहले वाले शब्द की तरह ही होता है, वो समानार्थी या विपरीतार्थक, या जिसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। ये सब अर्थ के आधार पर इतने सारे शब्द हो गए। अब एकार्थी शब्द किसको कहेंगे? तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगरा, दिल्ली, इंदिरा गांधी, अजय, इस सब सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जो है वो एकार्थी शब्द होते हैं। उसके बाद आ गया अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द एक शब्द का अनेक अर्थ हो तो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे तीर का अर्थ होता है किनारा और तीर का मीन्स होता है बाण। अमृत को हम अन्न दूध भी कहते हैं। गुरु को हम शिक्षक भी कहते हैं। और ये सब शब्द जो अनेकार्थी शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द यानी पहले ही बताए हैं कि सूर्य को हम सूर्य भी बोलते हैं, दिवाकर भी बोलते हैं, भास्कर भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं। पुष्प को हम फूल भी बोलते हैं, कुसुम, सुमन। इस तरह से हम अनेक पर्यायवाची शब्द हो गया, यानी एक ही अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द यानी कि उल्टे शब्द को कहते हैं। पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी दिन का रात, अमीर का गरीब, ऊंचा का नीचा, आय का व्यय, इस तरह से शत्रु का मित्र, इस सब शब्द जो हो गए ये विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपका चैप्टर था शब्द विचार, यानी ये चार आधार पर हम शब्दों का विचार किए और इतना तरह से निकला। अब क्वेश्चन है कि शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब है रचना की दृष्टि से शब्द कितने, वो आगे आप वीडियो जब देखेंगे तो देखिएगा। विकारी तथा अविकारी शब्द ये भी आपको हम अंदर बता चुके हैं और ये सब है, इसको भर के आप लोग को पहले ही हम पोस्ट कर चुके हैं। तो यही था आपका शब्द विचार। धन्यवाद।